Big appeal! But that hit nothing. No bat involved. Young umpire Imran keeping his cool when everybody else is losing their heads around him. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं इमरान मीर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। जैसा कि हम लोग क्वेश्चन आंसर के सेशंस करते जा रहे हैं, लेकिन आज क्वेश्चन और आंसर का सेशन हम नहीं कर रहे। कल क्वेश्चन और आंसर का सेशन करेंगे क्योंकि क्वेश्चंस आए हुए हैं मेरे पास, लेकिन मैंने एक वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट थी वो बनाना मुनासिब समझा, क्योंकि पहले जो लॉज हैं उनको अगर हम लोग इसको जो है वो डिस्क्राइब कर लें, अच्छी तरह से समझ लें, तो फिर हमें जितने भी क्वेश्चंस आएंगे उनको जो है वो आंसर समझना आसान रहेगा। मैंने ये समझा है। तो बाकी अगर ज़्यादा क्वेश्चंस आएंगे तो मुझे वीडियो बनानी पड़ी, तो मैं ज़ाहिर सी बात है लॉज़ के अंदर लॉज़ की वीडियोस बनाते हुए आपको आपके क्वेश्चंस के आंसर भी दिया करूँगा। क्वेश्चंस हैं मेरे पास, लेकिन आज नहीं, कल वीडियो जो है वो क्वेश्चन आंसर की पूरी होगी। मैं अभी मैच पे जाना है, तो उससे पहले मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो ये है नो बॉल के बारे में। नो बॉल की कितनी इकसाम है, कितने टाइप के नो बॉल्स होते हैं, जो कि हम यूजुअली जो है वो ऐसी नो बॉल्स दे देते हैं जो कि लॉ के अंदर होती नहीं है, और ऐसी नो बॉल्स छोड़ देते हैं जो लॉज के अंदर होती हैं, लेकिन लॉ का ना पता होने की वजह से। तो हमने आज ये वीडियो बना रहे हैं कि आपको इसके बारे में ब्रीफली बता सकें कि नो बॉल्स की टोटल इकसाम कितनी है। उसके अलावा जितनी भी नो बॉल्स दी जाती हैं वो फ़ेक होती हैं, वो हमारे कम इल्मी की वजह से हम लोग दे देते हैं, या लड़ाई झगड़ा इसी वजह से होता है। तो ये बात नोट कर लें, आप जहन नशीन कर लें कि जितनी भी नो बॉल्स ये मैं बता रहा हूँ, ये ICC लॉज़ के बारे जो कि ICC इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल या जितने भी बोर्ड्स हैं वो इसको फॉलो करते हैं, इंटरनेशनल लॉ है ये। तो जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, नो बॉल्स की टोटल इकसाम जो मैंने निकाली हैं वो 17 बनती हैं। 17 किस्म की नो बॉल्स जो हैं वो हम लोग उसको देखते हैं कि उसको स्टार्ट हम लोग करेंगे। पहले ओवर स्टेप या फ्रंट फुट की नो बॉल जो है वो पॉपिंग क्रीज, जो क्रीज़ के ऊपर मैं आपको बताता चलूँ कि मैं वीडियो रिकॉर्ड करने जा रहा हूँ। कल इंशाल्लाह वीडियो रिकॉर्ड करूँगा, क्योंकि कल हमने मैच करने जाना है दिन के टाइम। शाम को 5 बजे 5:30 बजे मैच स्टार्ट होगा, तो हम लोग आधा घंटा पहले ग्राउंड में जाएंगे और मैं आपको पिच की मार्किंग, क्रीज़ की मार्किंग, सर्कल की मार्किंग और बाउंड्री की मार्किंग जो है वो ग्राउंड में खड़े होकर वीडियो बनाऊंगा, ताकि आपको वो समझने में आसानी हो सके कि क्रीज़ जो हम लोग क्रीज़ होती हैं वो कितनी होती हैं और किस तरह की होती हैं। तो फ्रंट फुट होता है बॉलर का, वो नो बॉल जो पहली किस्म है उसकी, वो नॉर्मल क्रिकेट में हम लोग सब कुछ जानते हैं कि जो फर्स्ट इम्पैक्ट होता है बॉलर का, वो अगर लाइन के ऊपर आके गिरता है पाँव उसका, बॉलर का बिल्कुल ऑन द लाइन, उसकी एडी जो है वो लाइन के ऊपर है और कुछ भी जो है वो लाइन के पीछे नहीं है, लाइन के ऊपर गिरा है पाँव, और उसके बाद स्लाइड करे या ना करे ये मैटर नहीं करता, तो ये नो बॉल होगी। अगर थोड़ा सा भी हिस्सा उसका एडी का, थोड़ा सा भी हिस्सा बॉलर का पॉपिंग क्रीज के लाइन के पीछे गिरता है तो वो नो बॉल नहीं होगी। स्लिप करने के बाद बेशक वो हाफ पैर गिरा है, लाइन के ऊपर पूरा गिरा है, स्लिप करने के बाद पूरा बाहर चला जाता है, हाफ गिरा है पॉपिंग क्रीज के ऊपर, तो बाद में स्लिप करके आगे नहीं, स्लिप करने पर नो बॉल नहीं होती। ये बात जहन में रखें। और एक ये किस्म हो गई। दूसरी है बाउंस ओवर द बैटर्स हेड। अब ये चीज़ बड़ी समझने की है कि हम लोग ये देखते हैं कि बाउंसर जो है वो नो बॉल नहीं होता, वो बाउंसर जो है वो बाउंसर 1 बाउंस देते हैं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं है। जो MCC कहता है, MCC लॉज में भी लिखा हुआ है कि अगर डेंजरस बॉल है और बॉलर की पहला ही बॉल अगर बॉलर के हेड के ऊपर से, आप समझते हैं कि स्क्वायर लेग पे खड़े हुए अंपायर लग रहा है कि ये बॉलर के हेड के ऊपर से, सर के ऊपर से गया है, शोल्डर के ऊपर से नहीं, हेड के ऊपर से गया है, तो ये नो बॉल होगी और साथ में वार्निंग भी देनी है। तो ये दूसरी किस्म की नो बॉल हो गई। और तीसरी किस्म की जो नो बॉल है, इफ़ बॉलर बॉल्स अ बीमर जो नॉन पिचिंग डिलीवरीज होती हैं, फुल टॉस बॉल, उसको नॉन पिचिंग कहते हैं क्रिकेट लैंग्वेज में, और हम लोग बीमर भी कहते हैं, फुल टॉस भी कहते हैं, जैसे भी आप समझ लें। तो एक बॉलर जो फुल टॉस बॉल करता है, बीमर करता है, वो वेस्ट हाई, जो वेस्ट होती है इंसान की वेस्ट, उसके ऊपर अगर आता है स्टैंडिंग पोजीशन, अपराइट पोजीशन, बैटर जहाँ पे खड़ा है क्रीज के ऊपर, पॉपिंग क्रीज जो जहाँ से हम लोगों ने बॉलर की नो बॉल देनी है, वहाँ से अगर उसकी बॉल जो है वो अपराइट, बैटर की अपराइट पोजीशन में वेस्ट हाई के ऊपर है, तो वो नो बॉल होगी। और अब इसमें एक और समझने की बात है कि अगर वो बीमर बॉडी से बाहर है, मतलब अंपायर समझते हैं कि ये ख़तरनाक नहीं था, हार्ड बॉल है या टेप बॉल है, ख़तरनाक नहीं था, बॉडी से बाहर था, वो बैटर को कोई नुकसान नहीं पहुँचा सकता था, तो नो बॉल तो ज़रूर देंगे, लेकिन उसमें हम वार्निंग नहीं देंगे, थोड़ा सा रिलैक्स करेंगे। इस लॉ को हम रिलैक्स करते हैं कि आपने सिर्फ वार्निंग उस सूरत में देनी है कि बॉलर की अगर ये बॉल डेंजरस हद तक बॉडी के
बैटर की बॉडी में थी, जिससे वो इंजर्ड हो सकता था। तो फिर हमने ऑफिशियली एक वार्न करना है उसको, जाके सेकंड वार्निंग के ऊपर उसको सस्पेंड कर देना बॉलिंग से। तो ये बीमर जो है वो इसकी समझने की ये बात है कि आपने वेस्ट हाई से ऊपर फुल टॉस बॉल, अगर बॉडी से बाहर है नो बॉल होगी, वार्निंग नहीं होगी। और अगर बॉल बॉडी के अंदर है और फुल टॉस है, बीम डेंजरस है, तो फिर हम उसको वार्निंग भी देंगे और नो बॉल भी देंगे। और चौथी किस्म की जो नो बॉल है, नो बॉल फॉर चकिंग फ्लेक्सिंग द आर्म। अब ये चीज़ देखने की है कि बॉलर एक सही बॉलिंग एक्शन के साथ बॉलिंग कर रहा है, उसका बाजू बिल्कुल ठीक आ रहा है, उसके दरमियान में वो चकिंग करता है, मतलब उसका बाजू फ्लेक्सिबल जो है वो फ्लेक्स करता है, तो वो नो बॉल होगी और उसको वार्न भी किया जाएगा। और अगर एक बॉलर है इस डायरेक्ट चकिंग वाला, तो उसको नो बॉल दे के हटा दिया जाएगा, क्योंकि वो बॉलिंग नहीं कर सकता क्रिकेट में। तो ये चौथी किस्म की नो बॉल होती है। और उसके बाद आती है पांचवी किस्म की नो बॉल। ये बड़ी जो है वो एक आप कह लें कि मुतनाज़ा किस्म की कह लें, या एक बड़ी सस्पिशियस किस्म की नो बॉल है, जिसको समझना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए मैं आपको मेरी स्क्रीन के ऊपर एक साइड पे मैं आपको एक फ्रेम में दिखा भी रहा हूँ कि बैकफुट नो बॉल। ये बैकफुट नो बॉल क्या होती है, ये इसको समझने के लिए ये साथ में जो है वो मैं आपको इस वीडियो के साथ ये आपको स्केच भी बना के दिखा रहा हूँ, और इसकी मैं आपको डिटेल भी समझाता हूँ कि जो रिटर्न क्रीज़ होती है, रिटर्न क्रीज़ कहते हैं साइड लाइन, जो हम नॉर्मल लैंग्वेज में क्रिकेट में साइड लाइन कहते हैं, वो होती है रिटर्न क्रीज़। ठीक है, रिटर्न क्रीज़ जो होती है वो 4 फीट होती है, फ्रंट से 4 फीट और 4 फीट ही पीछे लगाई जाती है। उसके बाद इमेजिनरी ये वो वाइड लाइन है जो लंबी जहाँ तक मर्जी लगा सकते हैं, लेकिन वो 4 फीट होती है। जब बॉलर स्ट्राइड में आता है, पहला इम्पैक्ट अगर उसका लाइन के ऊपर गिरेगा, ये आप तस्वीर में देखेंगे, 2 कलर की तस्वीर ब्लैक और रेड जो है वो इसमें शो हो रही होगी, कि अगर उसका पाँव, बैक फुट पाँव, पिछला पाँव जो है वो लाइन को टच करता है, रिटर्न क्रीज़ की लाइन के ऊपर इम्पैक्ट पड़ा है, डायरेक्ट आकर कटिंग की है साइड लाइन रिटर्न क्रीज़, तो वो नो बॉल होगी। फ्रंट फुट टच करे कोई टेंशन नहीं है, कोई कुछ प्रॉब्लम नहीं, लेकिन बैक फुट जो है वो कट नहीं करना चाहिए रिटर्न क्रीज़ को, तो ये बैक फुट की नो बॉल होगी। ये 5वीं किस्म की नो बॉल होगी। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अगर फिर भी किसी को इन तमाम डेफिनेशंस के बारे में कोई डाउट हो तो आप फिर मुझे क्वेश्चन कर सकते हैं, मैं आपको ब्रीफली दोबारा जवाब दे दूंगा। और इसके बाद है 6ठी किस्म की नो बॉल, डेंजरस शॉर्ट पिच डिलीवरीज। अब शॉर्ट पिच डिलीवरी का देखने का ये है कि अंपायर्स ग्राउंड में खड़े हैं, बॉलर एक शॉर्ट पिच बॉलिंग कर रहा है और वो बिलो द शोल्डर, ये शोल्डर की हाइट अपराइट पोजीशन में, बैटर जब अपनी पॉपिंग क्रीज के ऊपर खड़ा है, बैटिंग कर रहा है जहाँ पे, तो उसका अगर वो शोल्डर से नीचे नीचे शॉर्ट पिच बॉलिंग हो रही है तो उसका कोई प्रॉब्लम। लेकिन अगर वो शॉर्ट पिच बॉल उसकी हेड और शोल्डर के दरमियान से गुजर रही है, शॉर्ट पिच डिलीवरीज उसी को कहते हैं कि अगर आपके शोल्डर और हेड के दरमियान से शॉर्ट पिच बॉल T10 और T20 में एक बाउंसर से ज़्यादा नहीं कर सकता बॉलर, इससे ज़्यादा करेगा सेकंड नो बॉल होगी। और इस तरह अगर कंटिन्यूसली वो करता चला जाएगा तो वो 3 नो बॉल करने के बाद चौथे वो बॉलर को सस्पेंड कर दिया था। जबकि 1 डे और मोर देन 1 डे में 2 डे 3 डे 4 डे क्रिकेट 5 डे क्रिकेट में 2 बाउंसर्स अलाउड हैं एक ओवर में, और तीसरा नो बॉल होगा, फिर चौथा फिर नो बॉल होगा, 5वां फिर नो बॉल होगा, उसके बाद सस्पेंड कर दिया जाता है। तो ये शॉर्ट पिच डिलीवरीज का नो बॉल का मैंने आपको बताया। उसके बाद अगली नो बॉल है फेलियर टू नोटिफाई द मोड ऑफ डिलीवरी। अब ये बड़ी रेयर होती है, इंटरनेशनल क्रिकेट में तो बिल्कुल ही कम होता है, तो लेकिन क्लब क्रिकेट वगैरह में जहाँ पे बॉलर जो है वो दोनों हाथ से बॉलिंग करना कोई जानता हो, जैसे श्रीलंका में एक रेयरली जो है वो देखा गया। अभी मैंने शारजा स्टेडियम में कर रहा था अंडर 17 टूर्नामेंट, तो उसमें मैंने देखा एक बच्चा जो दोनों हाथ से बॉलिंग करता था। तो जब वो लेफ़्ट हैंडेड आता था तो उसके लिए वो राइट हैंड ऑफ ब्रेक करना शुरू कर देता था, जब वो राइट हैंडेड बैटर आता था तो वो लेफ़्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स करना शुरू कर देता था। तो ये जो है ये चीज़ें बहुत रेयर होती हैं, लेकिन ये समझने की ज़रूरत है कि अगर कोई ऐसी सिचुएशन बन जाती है तो उसमें बॉलर का हर दफ़ा बताना ज़रूरी है कि मैं अब लेफ़्ट करूँगा या राइट से बॉल करूँगा। तो ये मोड ऑफ़ डिलीवरी है, तो ये अगर वो नहीं बताता तो वो नो बॉल होगी। और इसी के साथ ही दूसरी इसकी क्लॉज जो है वो ये है कि हमने
बॉलर से सबसे ये जो बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट चला हुआ है ना क्रिकेट में कि बॉलर आता है सबसे पहले आके एम्पायर को कैप देते हुए या बताते हुए सर मैं ओवर द विकेट बॉल करूंगा, राइट आर्म ओवर या लेफ्ट आर्म राउंड या राइट आर्म राउंड, तो ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है एक्चुअली, ये एम्पायर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि सबसे पहले जब वो बॉलिंग स्टार्ट करने लगा है तो एम्पायर ने बॉलर से पूछ के बैटर को बताना है कि ये बॉलर है, नया बॉलर है या बॉलिंग चेंज हो रही है, इनिंग स्टार्ट हो रही है या दूसरा ओवर है, तो बॉलर कहाँ से बॉल, कौन सा बॉलर है, राइट आर्म है, लेफ्ट आर्म है, कहाँ से राउंड द विकेट या ओवर द विकेट बॉल कर रहा है, ये अंपायर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। फर्स्ट टाइम पहली दफ़ा अंपायर ने बॉलर से पूछना है, बॉलर से पूछ के बैटर को बताना है। उसके बाद अगर वो आपको डॉज करता है बॉलर, यानी अगर उसने बॉल स्टार्ट किया मिसाल के तौर पे ओवर द विकेट राइट आर्म ओवर बॉल करने के लिए उसने स्टार्ट किया है, ओवर 2-3 बॉल करने के बाद वो भूल गया या उसका मूड चेंज हुआ या कप्तान के साथ उसकी जो है वो डिबेट हुई, उसके बाद कप्तान ने कहा कुछ बॉल उससे कंट्रोल नहीं हो रहा या कुछ भी है, उसने साइड चेंज करनी है, तो वो ओवर द विकेट से राउंड द विकेट खुद ही आके बॉल करने के लिए आ गया। तो जब वो ये बॉल करेगा, उसने आपको डॉज किया है, आपको बताना भूल गया, तो ये मोड ऑफ डिलीवरी उसने आपको नहीं बताई, तो ये नो बॉल होगी। फर्स्ट टाइम जो है वो अंपायर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, फर्स्ट टाइम बॉलर का बताना ज़रूरी नहीं है, ये बात ज़हन नशीन कर लें, ये नो बॉल नहीं होती। जो हम आजकल बहुत ज़्यादा क्रिकेट में ये रोला डला हुआ है कि बताना ज़रूरी है जी, ये वो ऐसे टेप बॉल क्रिकेट में ख़ास तौर पे ऐसे होता है, तो ये जो है वो नो बॉल नहीं होती। वो अंपायर ने पहले बॉलर से पूछना है, फिर बैटर को बताना है, उसके बाद अगर बॉलर धोखा देते हुए डॉज करते हुए साइड चेंज करता है तो वो नो बॉल होगी। उसके बाद अगली नो बॉल, 8वीं किस्म की नो बॉल जो होती है वो अंडर आर्म बॉल, जो मतलब बॉलर बॉल करते करते अगर कोई अंडर आर्म बॉल फेंक दे ऐसे करके, अंडर आर्म, ये अंडर आर्म होती है, जैसे हम अंडर आर्म थ्रो करते हैं, क्रिकेटर्स इस बात को समझते हैं कि अंडर आर्म ऐसे अगर बॉल कर दी है तो वो नो बॉल होगी। उस पर जो है ये इंटरनेशनल में एक दफ़ा हो चुका है, न्यूजीलैंड के मैच स्कोर्स लेवल थे तो बॉलर ने अंडर आर्म बॉल करके मैच फिनिश किया। उसके बाद 9वीं किस्म का बॉल है इफ़ विकेट कीपर इज़ इन फ्रंट ऑफ स्टंप। अब इसमें मैं कुछ क्लिप्स जो है वो साइड पे जो है वो चला देता हूँ तो आपको समझ आ जाएगी कि किस तरह से इन फ्रंट ऑफ द विकेट्स नहीं आना, किस तरह से इंसिडेंट्स हो चुके हैं इंटरनेशनल क्रिकेट में कि बॉल बैटर के टच होने से पहले अगर फील्ड कीपर का हाथ आगे आता है और बैटर की ना बॉडी टच हुई है, ना बल्ला टच हुआ है, ना कुछ, तो वो अगर उसका हाथ स्टंप से आगे आया है, बेशक उसके बाद वो पीछे भी चला जाए बॉल आने से तक, तो वो नो बॉल होगी। ये बड़ी समझने की बात है और किसी किस्म की नो बॉल नहीं होती। हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा वो कॉन्स्पिरेसीज़ हैं, बहुत सारी बातें डिबेट होती हैं, कीपर को बैठे होना, कीपर को विका पाँव लेग ऑफ स्टंप से अंदर होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। कीपर की सिर्फ एक ही नो बॉल होती है और वो होती है कि अगर कीपर का हाथ पहले जो है वो बैटर के बॉल बल्ले पे या बॉडी पे लगने से पहले आगे चला गया है तो वो नो बॉल होगी। और अगर बैटर को टच हो गया चाहे बॉडी को या बल्ले को, उस सूरत में कीपर कहीं से भी बॉल उठा के रन आउट या स्टंप करने की कोशिश कर सकता है। तो ये बात ज़हन नशीर कर लें कि कीपर का हाथ जो है वो स्टंप करने के लिए या कोई वो करने के लिए आगे जाएगा तो वो नो बॉल है। ये एक वाक़या ऋषभ पंत का हो भी चुका है, लिटन दास को स्टंप आउट किया था उसने और उसके बाद थर्ड अंपायर ने जो है वो नो बॉल दे के नॉट आउट दिया था। तो ये 9th हो गई। ये 10th जो 10वीं तरह की नो बॉल है वो बॉलर टचेस विकेट ड्यूरिंग द डिलीवरी। बॉलर बॉलिंग करते हुए अगर बॉलर का हाथ विकेटों को लग गया है तो वो नो बॉल है, लेकिन एक चीज़ जहन में रखें कि अगर उसके ऊपर बेल्स पड़ी हुई हैं, विकेट के ऊपर अगर बेल्स पड़ी हुई हैं तो बेल्स का गिरना ज़रूरी है। ये नहीं है कि सिर्फ टच हुआ तो आपने साउंड पे नो बॉल दे दी, नहीं, ऐसा नहीं है। अगर बेल्स पड़ी हुई हैं तो जिस तरह बोल्ड आउट वगैरह के लिए बेल्स का गिरना ज़रूरी है, इसी तरह से बॉलर का हाथ या पाँव या बॉडी टच होने से विकेट्स के ऊपर पड़ी हुई बेल्स का गिरना ज़रूरी है, एक या दोनों बेल्स का, तो आप नो बॉल कॉल करेंगे। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर नहीं नो बॉल, और अगर बेल्स नहीं है तो फिर जस्ट टच करेगा बॉलर तो वो नो बॉल दे देंगे। आपकी बॉडी जो है वो या पाँव या हाथ टच हुआ है विकेट्स को, तो ये समझने की ज़रूरत है। 11वीं तरह की नो बॉल क्या है, वो बॉल बाउंसेस मोर देन वंस। तो बॉलर बॉल करने के लिए आता है, बॉल करते हुए उसके हाथ से पूरा स्ट्राइक करने के बाद, ये नहीं है कि अगर वो उसने अभी यहाँ से ऐसे किया और बॉल स्लिप होकर हाथ से निकल गया तो आप उसको नो बॉल दे दें या ऐसा कुछ हो गया, नहीं। बॉलर पूरा एक्शन में आके बॉल जब कर देता है तो उसके हाथ से निकला हुआ बॉल अगर एक बाउंस से ज़्यादा पॉपिंग क्रीज से पहले पॉपिंग क्रीज, फिर वही बैटर जहाँ पे खड़ा होता है क्रीज गार्ड लेके मार्क करके अपना, उससे पीछे दूसरा बाउंस अगर हो गया तो वो नो बॉल होगी। ये वाक़या अभी रिसेंटली T20 वर्ल्ड कप में मोहम्मद हफीज़ के साथ पेश आ चुका है, जिसपे डेविड वॉर्नर ने छक्का मार दिया था सेमीफाइनल में। तो वो ये बात जहन में रखें कि बॉल
एक बाउंस के साथ ही बैटर तक पहुंचनी चाहिए। अगर बाउंस एक से ज़्यादा हो गए तो वो पॉपिंग क्रीज से पहले पहले अगर 2 बाउंस हो गए जहां बैटर खड़ा है तो फिर वो नो बॉल होगी। और 12वीं तरह की नो बॉल है इफ़ बॉलर थ्रोज द बॉल बिफोर डिलीवरी। अब ये रेयर होता है, ऐसा होता नहीं है, ना ही ऐसा मतलब नॉर्मली इंटरनेशनल क्रिकेट में तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, ना कोई ऐसा करता है। लेकिन अगर क्लब क्रिकेट हो रही है, टेप बॉल वगैरह में उसको बैटर को धोखा देने के लिए बॉलर कई दफ़ा ऐसे बॉल डिलीवर करके तो ऐसे बाद में एक्शन करते हैं, तो ये कुछ लोगों की स्किल्स भी होती हैं इसमें। मैंने देखा हुआ है, बॉलर हमारा एक लड़का था हमारे क्लब में, वो पहले बॉल फेंक देता था ऐसे, फिर उसका एक्शन बाद में आता था तो उसे बैटर को धोखा देने के लिए। तो ये फेक बॉलिंग है, ये नो बॉल होगी। बॉलर को पूरा आर्म अपना घुमाना है, फिर थ्रो बॉल करना है, तो फिर वो बॉल कंसीडर होगा। और 13वीं तरह की जो बॉल है वो इफ़ बॉल बाउंसेस ऑफ द पिच। अब ये चीज़ भी देखने की है, जैसे बॉलर ने जैसे बॉल किया तो विकेट के ऊपर एक बाउंस के बाद बैटर तक पहुंचा है तो वो नो बॉल है। तो इसी तरह से अगर बॉल पिच के बाहर गिर गया या पिच आप बॉल किया है फुल टॉस उसने पिच से बाहर गिर गया, जैसे मैंने उस पिछली वीडियो के क्वेश्चन के आंसर में भी बताया था, तो वो बाउंस होते होते पिच से बाहर है चला गया तो वो फिर नो बॉल होगी। या पिच लैंड ही पिच से बाहर हुआ तो भी नो बॉल होगी डेफिनेटली, क्योंकि अगर पिच से बाउंस होकर बाहर गया है तो भी अगर पॉपिंग क्रीज से पहले दूसरा बाउंस हो गया तो नो बॉल होगी। तो ये चीज़ें जो हैं वो गौरतलब हैं, तो ये भी नो बॉल होगी। और 14वीं तरह की जो नो बॉल है, नो बॉल इफ़ द फील्डर इंटरसेप्ट अ डिलीवरी। अब आज तक इंटरनेशनल क्रिकेट वाहिद ये चीज़ है जो नहीं हुई। ये बड़ी समझने की बात है कि फील्डर कैसे आ सकता है बॉलर के आगे, लेकिन ये कानून बना दिया हुआ है एमसीसी ने कि हो सकता है कि क्रिकेट अज्यूम करके उन्होंने कि हो सकता है कभी क्रिकेट में ऐसा कोई वाकया हो जाए कि बॉलर बॉल करे, करीब खड़ा हुआ फील्डर कोई आगे आके पहले बॉल पकड़ ले, या फील्डर कम हो, या कोई ऐसे कोई भी इंसिडेंट हो सकता है कि फील्डर जो करीब खड़ा हुआ फील्डर है बॉलर के बॉल करने के बाद आगे आके बैटर से पहले बॉल पकड़ लेगा तो वो नो बॉल होगी। ये बात जहन में रखें, अगर कभी ऐसा वाकया हुआ है तो आप ये नो बॉल है, तो अगर कभी फ्यूचर में नेक्स्ट भी हो जाए तो फिर ये आपने नो बॉल देनी है। और 15वीं जो नो बॉल है वो इफ़ बॉल स्टॉप्स बिफोर रीचिंग द बैटर। अब ये नो बॉल है, किस तरह की है कि बॉलर ने बॉल की है, उसके हाथ से बॉल स्लिप हो गया, बाउंस तो ज़्यादा ही हो गया, अब तो 2 बाउंस वाली तो कहानी ख़त्म हो गई, बॉल ऐसे रेंगते बैटर के आगे जाके रुक गया है, बैटर से पहले हाफ पिच से आगे, तो वो बॉल बिल्कुल स्टॉप हो गया है, बैटर आ रहा है ट्राई करने के लिए शॉट मारने की, आपने नो बॉल देनी है, नो बॉल होगी। फ़ौरन डेड बॉल भी दे देना है साथ में, ताकि उससे अगला कोई एक्शन ना हो सके, और उससे अगला एक्शन आपने होने भी नहीं देना। इमीडिएटली नो बॉल देंगे, बॉल रुकने के बाद बैटर को कहेंगे भी आप उससे फर्दर कोई एक्शन नहीं कर सकते, तो ये नो बॉल होगी। मतलब बॉलर ने बॉल किया, बॉल पिच में रुक गया है जाके, तो वो भी नो बॉल होगी। 16वीं तरह की जो है वो नो बॉल है वो ब्रीचिंग द ऑन साइड रूल। अब ब्रीचिंग द ऑन साइड रूल जो है उसकी एक क्लिप मुझे एक दोस्त मेरे इमरान फारूक हैं, उन्होंने भेजा था कि ये किस किस्म की नो बॉल है, तो मैंने वो क्लिप इसमें लगा देता हूं तो आपको समझ आ जाएगी कि ये किस किस्म की नो बॉल है। पाकिस्तान श्रीलंका के रिसेंटली टेस्ट सीरीज़ में एक वाक़या हुआ था, जब अपने आगा सलमान जो है वो सिली मिडॉन पे खड़े हुए थे, और मैं ब्रीचिंग का आपको बता देता हूँ ऑन साइड ब्रीचिंग क्या है। सबसे पहले तो अगर लिमिटेड ओवर क्रिकेट हो रही है तो उसमें 5 फील्डर मैक्सिमम आप 5 फील्डर ऑन साइड पे रख सकते हैं। 6 फील्डर अगर ऑन साइड पे हो गए T10 T20 वनडे क्रिकेट में तो ये नो बॉल हो जाएगी। और इसके बाद अगर टेस्ट क्रिकेट है तो उसमें आप जिधर मर्जी फील्डर रखें, लेकिन 3 फील्डर जो हैं वो बिहाइंड द स्क्वायर, बिहाइंड द पॉपिंग क्रीज, जो वहाँ पे बैटर खड़ा होता है, फ्रंट लाइन जो है जिसको हम फ्रंट लाइन कहते हैं वो पॉपिंग क्रीज होती है, तो उसके पीछे ऑन साइड पे, जैसे अभी मेरी ये पोजीशन है बैटिंग की, तो मेरे ये ऑन साइड बनता है, तो इस पॉपिंग क्रीज से पीछे 3 फील्डर नहीं होने चाहिए। तीसरे फील्डर का अगर एक पाँव भी क्रीज से आगे होगा, फ्रंट लाइन जो इस वीडियो में मैं बताया आपको, इसमें देखें कि पहले आगा सलमान का पाँव आधा जो है वो लाइन से अंदर था अंपायर की कीपर की तरफ, बाद में जैसे ही बॉलर ने बॉल किया तो वो स्टेप क्रीज से बाहर निकल गया, लेकिन उस तब तक बॉल डिलीवर हो चुकी थी तो अंपायर ने उसको नो बॉल दे दिया था। तो ये ब्रीचिंग द ऑन साइड रूल है कि ना तो आप वनडे T20 T10 क्रिकेट में जो है वो ऑन साइड पे मोर देन 5 फील्डर रख सकते हैं, और मोर देन वनडे क्रिकेट में आपके और मोर देन वनडे और वनडे T20 इंटरनेशनल क्रिकेट कोई भी क्रिकेट है उसमें पॉपिंग क्रीज से पीछे स्क्वायर लेग पे 3 फील्डर नहीं रख सकते, मोर देन 2 फील्डर नहीं रख सकते। अगर तीसरा फील्डर होगा तो नो बॉल होगा। ये अभी लास्ट IPL में भी एक वाकया हुआ था, महेंद्र सिंह धोनी ने को 3 फील्डर लेने पे नो बॉल हुई थी चेन्नई के मैच में। और इस तरह आखिरी जो 17th किस्म की नो बॉल है, फील्डर्स इनक्रोचिंग द पिच। अब ये भी रेयरली होता है, ऐसे होता नहीं है नॉर्मली, लेकिन हो सकता है, हो भी जाता है अक्सर
कि पिच आपकी जो है 10 फीट होती है, जो इंटरनेशनल पिचेस होती हैं वो 10 फीट होती हैं। अब आपके पास जगह कम है तो 8 फीट भी बना सकते हैं, 9 भी बन सकती है, जिस तरह से आपकी मर्ज़ी है वो जितनी पिच बना लें। अब उसके अंदर फील्डर का कोई बॉडी का हिस्सा नहीं आना चाहिए उसके अंदर, मतलब फील्डर करीब खड़ा है, अगर उसका हाथ जो है वो उसके अंदर आ गया, पाँव पिच के अंदर आ गया है, बॉलर ने बॉल की है, वो बॉल बैटर को लगने से पहले अगर फील्डर के किसी जिस्म के हिस्से को लगी क्योंकि वो करीब खड़ा था, तो बॉल ब्रेक हो रही है, बॉल ऑफ स्टंप से या लेग स्टंप से बाहर बॉलर बॉल करके ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है और बॉल वहाँ से पड़ने के बाद फील्डर को टच होकर बैटर के पास गई है तो वो नो बॉल होगी। बैटर फील्डर्स जो हैं वो उसके 10 फीट के लाइन से बाहर रहेंगे, अगर उसके अंदर आते हैं तो इसको इंक्रोचमेंट कहते हैं और ये 17 किस्म की नो बॉल होगी। तो ब्रीफली मैंने आपकी तमाम किस्म की नो बॉल्स बता दी हैं। अगर इसके अलावा आप कभी किसी किस्म की नो बॉल देते हैं तो वो गलत नो बॉल है, नो बॉल नहीं होती, क्योंकि जो लॉज में नो बॉल्स हैं वो सारी यही नो बॉल्स हैं जो मैंने आपको बता दी हैं। और नेक्स्ट जो है इंशाल्लाह क्वेश्चन एंड आंसर सेशन का वीडियो जो है वो कल अब अपलोड करेंगे, क्योंकि अभी मैंने मैच पे जाना है, मेरे 2 मैचेस हैं आज। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अपने क्वेश्चन आंसर मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करते रहें, डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर दे दिया गया है। और दुआओं में याद रखें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज़।